आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इससे पहले जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो के 2 पार्ट ना देखे उनको आप ज़रूर देखिए जाकर, और आगे की इस क्लास में हम आज इस पूरे पेपर को आज समाप्त कर देंगे। तो उस क्लास में हमने आपको 100 क्वेश्चन तक की सारे क्वेश्चन समझा दिए थे। आज हम 100 के आगे क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया वो किस लिए जानी जाती थी। तो याद रखना वो जो है एक जो है पेपर मेसी कलाकार के रूप में विख्यात थी, इसीलिए उनको जो है 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। कहने का मतलब जो अभी आपका नया संसद भवन बना हुआ है उसके जो प्रभारी वास्तुकार हैं उनका नाम क्या था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना उनका नाम था पद्म श्री बिमल पटेल जी। यही हैं आपके नए संसद भवन के प्रभावी वास्तुकार। और इससे संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो पुराना आपका संसद भवन था उसके वास्तुकार कौन थे। तो याद रखना वो ब्रिटिश के थे और उनका नाम था एडविन लुटियंस। क्या नाम था, एडविन लुटियंस। ठीक है, उनका भी नाम याद रखना। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, एडविन लुटियंस जी। ठीक है, और ये जो आपका नया संसद भवन है इसका उद्घाटन किसने किया था। तो याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और किस डेट को किया था, तो याद रखना 28 मई आपकी डेट थी और सन आपका 2023। ठीक है, ये तीनों चारों बातें आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इस टाइम अध्यक्ष कौन थे आपके लोकसभा के अध्यक्ष, तो वो आपके ओम बिरला जी थे। ठीक है, और ये जो आपका नया संसद भवन बना है इसमें कुल सीटें अगर आपसे पूछी जाए कितने संसद बैठने की व्यवस्था की गई, तो इसमें 1272 संसद बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपसे क्या पूछा गया था। कहता है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो याद रखना उनका जो प्रभावी प्रतिशत था वो आपका 10 से 15% था। ठीक है, क्या था, 10 से 15%। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो याद रखना जो है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य ने ऐसा किया है। क्या किया है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनको ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है। किसने, मध्य प्रदेश स्टेट ने। ठीक है, तो 104 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना जो आपका पूछा जाए देश की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी है, तो इनका नाम जरूर आप लोग याद रखना। ये आपकी जोयिता मंडल जी बनी है। कौन, जोयिता मंडल जी जो हैं ये आपकी ये आपकी देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी हुई है। कौन, जोयिता मंडल जी। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। जोयिता मंडल जी इनका नाम है। ठीक है, जो पहली ट्रांसजेंडर जज बनी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता, जो आपके इब्न बतूता हैं ये किस देश के थे। तो याद रखना ये जो आपके इब्न बतूता जी हैं ये आपके मोरक्को देश के थे। ठीक है, कौन से देश के, मोरक्को देश के। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए ये भारत किस ईस्वी में आए थे, तो 1333 ईस्वी में ये आपके भारत आए हुए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोरक्को आपका है कहाँ, मोरक्को अफ्रीका। तो 1333 ईस्वी में ये भारत आए थे। और यहाँ से ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये जो है किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता यही थे, इनका नाम इब्न बतूता है। ठीक है, और याद रखना ये जो है पहली बार ये भारत अगर आपसे पूछा जाए कब आए हैं, तो 1333 ईस्वी में। और फिर क्या हुआ, 1342 ईस्वी में जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में कहाँ भेजा गया था 1342 ईस्वी में, तो चीन भेजा गया था। ये भी बात आपको याद रखनी, किस सन में, 1342 में।
और किसने भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किस रूप में भेजा था? तो राजदूत के रूप में। ठीक है, तो इब्न बतूता से संबंधित आप लोगों के लिए इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आएगा पेपर में तो गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये भी बात पूछी जा सकती है, इब्न बतूता के अनुसार जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो याद रखना ये आपके 23 प्रांतों में बटा हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और याद रखना इब्न बतूता का एक ग्रंथ भी है जिसमें उन्होंने भारत के विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। वो जो है कथन, उस किताब का नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए, किताब उल रहला। क्या नाम है? किताब उल रहला उस पुस्तक का नाम है, किताब उल रहला। ठीक है, ये पुस्तक भी याद रखना जिसमें उन्होंने भारत के विषय में संपूर्ण जानकारी विस्तार से उसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। कहते हैं कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये जो आपका पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, ये आपके जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर हम और भी आपको बताना चाहेंगे। यह पुल जो है चिनाब नदी, कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी की सहायक नदी, चिनाब नदी की जो अगर आपसे पूछा जाए सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपकी अंजी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? अंजी नदी। कौन सी नदी है सहायक नदी चिनाब नदी की? अंजी नदी। ठीक है, और अंजी नदी पर स्थित है ये आपका जो भी पुल है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखना ये आपकी चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों बातें जरूर आप लोग याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? कहता है कि भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट जो है ये आपके किस राज्य में अगर आपसे पूछा जाए स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना ये आपके गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा, तो याद रखना हरियाणा के गोरखपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो याद रखना इसके ज्ञात प्रयास के पीछे आपके कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, अब याद रखना लॉर्ड इरविन से संबंधित कुछ बातें पूछी जा सकती हैं जिनको हम लोग बहुत ही विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि लॉर्ड इरविन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के नज़रिए से। तो याद रखना सबसे पहला आपसे यही पूछा जा सकता है कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कितने वर्ष कितने समय का रहा? तो याद रखना ये जो है 1926 से 1931 तक ये जो है क्या रहे? मध्य भारत के वायसराय थे। ठीक है, और याद रखना जो गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ है वो कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता बहुत ही विख्यात समझौता है, तो याद रखना इसको। ये आपके 5 मार्च कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, ये वायसराय कब तक रहे ये भी पूछा जा सकता है। समझौता गांधी इरविन कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931, जरूर आप ये डेट याद रखना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो इनमें से कौन सा देश आपका जो है अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? तो याद रखना वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है ये आपका अमेजन बेसिन नदी का क्या है आपके? ये एक हिस्सा है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना अगर आपसे पूछा जाए अमेजन नदी के मुहाने को कौन काटता है, तो याद रखना अमेजन नदी के मुहाने को आपकी विषुवत रेखा काटती है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। जो वेनेजुएला देश है ये आपके अमेजन नदी बेसिन का क्या आपका हो जाएगा? ये आपका एक हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं,
110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो इसमें से सही क्रम आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे सही क्रम सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। इसको आप लोग 2 से 3 बार लिखकर जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चनों को वहीं पर डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन से संबंधित आपके पेपर में आने वाले 4.0 में क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पर हम आपको ज़रूर उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब 111 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम संबंधित देश का सही युग्म अगर आपसे इसमें से पूछा जाए तो सिर्फ एक सही है, वो ला दंग जो है ये आपके मलेशिया से है संबंधित। ठीक है, तो आपका 111 का बी जवाब सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन आपके 112 नंबर क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे, तो ग्रीनविच 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा। कहता है 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, जब 30 अंश पूर्व में घूमने के लिए बात होती है तो याद रखना उसको 2 घंटे समय लगेगा। ये बात उसमें क्या हम लोग कर देंगे, 2 घंटे को बढ़ा देंगे। तो 12 बजे की बात हो रही है, तो देखा जाए 30 अंश पूर्व के बाद में क्या समय हो जाएगा, दोपहर के कितने बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे। ठीक है, तो 112 का राइट जवाब क्या, सी सही हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत देखते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को यहाँ पर GMT का मतलब नहीं पता होगा, तो GMT का मतलब सबसे पहले आप लोग याद रखना, ग्रीनविच मानक समय रेखा होती है जिसको हम लोग शॉर्ट में GMT कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं, एक चीज़ याद रखना, भारत का जो है GMT से लगभग कितना आगे रहता है, भारत का जो GMT से समय है वो आपका कितना आगे रहता है, तो याद रखना ये आपके 5 घंटा और कितने मिनट, 30 मिनट आगे रहता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का समय जो है GMT से कितना आगे रहता है, तो याद जरूर रखना 5 घंटे 30 मिनट ये आपका क्या रहता है, आगे रहता है। और तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका सही कौन सा हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, तो याद रखना सिलिका और मैग्नीशियम, ये आपके क्या हैं, महासागरीय परपटी के मुख्य घटक हो जाएंगे। आगे देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो माल्चिंग शब्द की अगर आपसे पूछा जाए व्याख्या कौन करता है, तो याद रखना फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, यही आपके माल्चिंग शब्द की क्या करता है, व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है। तो अवस्थितियों का जो आपका सही युग्म हो जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। तो 115 का सबसे पहले आपका जवाब जो हो जाएगा उसको हम लोग बताते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जो आपका है, जो लुनेज क्षेत्र है ये आपके गुजरात में, ये बात बिल्कुल सही है। फिर आपसे कहता है KG बेसिन, ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में है, तो इसीलिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो याद रखना इसका जवाब कदम्ब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो याद रखना ये जनजातियाँ होती हैं, ये आपके कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, बिहार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा, क्या पूछा जाए, उड़ीसा, और साथ में अगर आपसे पूछ दिया जाए बिहार, ठीक है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियों जो है शादी के दौरान अगर आपसे पूछा जाए किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो याद रखना ये जो है इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 4.0 के एग्जाम के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा और बिहार के लोग अपने शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो याद रखना इमली और आम की। ठीक है, आगे देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो इन तीनों की खेती अगर देखा जाए आपके जायद के मौसम में की जाती है, तो 117 का आपका जवाब राइट हो जाएगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जायद की फसलों के कुछ हम आपको नाम बताना चाहेंगे, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है,
ये सब आपके क्या हैं, खरबूजा हो गया, करेला, ये आदि क्या हैं आपकी, ये जायद की फसलें होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए जायद की फसलें की बुआई कब होती है, तो याद रखना इनकी बुआई आपके मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। कब होती है, मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इनकी जो है बुआई के बाद इनकी कटाई वगैरह कब होती है, तो जून से जुलाई के बीच में, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भूकंप के शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप जब पढ़ेंगे इसको विस्तार से तो इसमें भी आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें जो आपका ए कहता है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। और ये बात जो है आपकी कहता है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। जो आपकी पी तरंगे होती हैं ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमने क्लियर कर दिया है। तो इसका जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 119 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो कौन सा सत्य आपका हो जाएगा, तो यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। इसको जरूर तैयार कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में 120 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का होने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो जुड़वा ग्रह जो हम लोग हैं शुक्र ग्रह को माना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और ये आपका पेपर पूरा आज समाप्त हो गया है। जो भी आपका 1.0 का एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने संपूर्ण डिस्कस कर लिया। मैथ के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको हम किसी दूसरी क्लास में करा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।